हाय एवरीवन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे हम लोग और इसमें आइसोमेरिज्म के बारे में देख रहे थे, जिसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था कि वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जिनका केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स सेम हो लेकिन वे अलग अलग आयंस फर्निश करते हों वाटर में डिजॉल्व करने के बाद, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर्स बोला जाता था। कुछ एग्जांपल्स हमने देखा था, एक दो एग्जांपल्स और है, जैसे PT NH3 का होल 4 Cl2 Br2, और इसी के जैसा एक हम लोग लिखें PT NH3 का होल 4 Br2 Cl2। अब यदि इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस को आप देखोगे तो इनका जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं वे सेम है। दोनों में एक प्लैटिनम है, 4 NH3 के मॉलिक्यूल्स हैं, 2 क्लोरीन है और 2 ब्रोमीन है। लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ जो आयोनाइजेशन स्फीयर है वह ब्रोमीन, जबकि यहाँ जो आयोनाइजेशन स्फीयर है वह क्या है, क्लोरीन। तो जब इसको आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो हम लोग जैसा कि पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि जो आयोनाइजेशन आइसोमर्स है वही आयोनाइजेबल होता है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो स्पीसीज होते हैं वे आयोनाइजेबल नहीं होते हैं। तो इसका कुछ ऐसा होगा, PT NH3 का होल 4 Br2 पर 2+ और 2 Cl-। लेकिन जब इसको आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो यहाँ तो कुछ ऐसा बन जाएगा, PT NH3 का होल 4 Cl2 पर 2+ 2 Br-। तो यहाँ जो आयन मिल रहा है सॉल्यूशन में वह ब्रोमाइड है, जबकि यहाँ जो आयन मिल रहा है सॉल्यूशन में वह क्या है, क्लोराइड है। तो दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन वाटर में डिजॉल्व करने के बाद ये अलग अलग आयंस फर्निश कर रहे हैं। तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को एक दूसरे का आयोनाइजेशन आइसोमर्स कहा जाता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर्स, ये दोनों, क्योंकि दोनों में जो है अलग अलग आयन फर्निश हो रहा है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो इसमें आता है, तो नेक्स्ट है इसमें हाइड्रेट, या इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट या इसी को क्या बोलेंगे, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। क्या होते हैं हाइड्रेट? वर्ड सुनते ही तो लग गया होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ वाटर मॉलिक्यूल की बात की जा रही होगी। तो वही बात है, दिस टाइप ऑफ isomerism arises when water molecules are exchanged between coordination sphere and आयोनाइजेशन स्फीयर। थोड़ा कि इस टाइप का आइसोमेरिज्म तब होता है जब वाटर मॉलिक्यूल एक्सचेंज करेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर के बीच। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर के बीच H2O के मॉलिक्यूल एक्सचेंज करेंगे। तो आयोनाइजेशन स्फीयर कहने का मतलब कि जो काउंटर आयन होगा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो H2O मॉलिक्यूल है लिगैंड के रूप में वह एक्सचेंज होता है। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, क्लियर हो जाएगा। जैसे Cr H2O का होल 6 Cl3, फिर इसी में हम लोग लिखें Cr H2O का होल 5 Cl, फिर यहाँ Cl2 H2O, और इसी में एक लिखे हम लोग Cr
H2O का होल 4 Cl2, फिर यहाँ Cl और 2H2 ऐसा। तो देखो ये जो तीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लिखे गए, तीनों का तो कंस्टिट्यूएंट सेम है। तीनों में आप देखोगे तो एक क्रोमियम है, 6 H2O के मॉलिक्यूल्स हैं और 3 क्लोरीन है। हुआ क्या है कि यह H2O का मॉलिक्यूल एक्सचेंज कर गया है बाहर वाले काउंटर आयन से, क्लोरीन से। एक क्लोरीन अंदर आया तो एक H2O बाहर चला गया, फिर एक और क्लोरीन अंदर आया तो एक और H2O बाहर चला गया। तो ये जो H2O मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज हो रहे हैं आयोनाइजेशन स्फीयर के साथ, मतलब काउंटर आयन के साथ, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ऐसा करने से बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये कॉम्प्लेक्स के जो कलर्स होंगे या फिर जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं डिफरेंट होंगे, आइसोमर्स हैं। तो जैसे कलर की बात करें तो इसका कलर है वायलेट, इसका कलर है ग्रीन और इसका कलर है डार्क ग्रीन। ऐसा पढ़ेंगे हम लोग आखिर कलर वेरी क्यों करता है कॉम्प्लेक्सेस में। उसके बाद यदि आप रिएक्शन करवाते हो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, तो हम लोग जानते हैं कि जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ना, वह डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। यह H2O मॉलिक्यूल को जो है हटाता है किसी भी सब्सटेंस से, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। लेकिन कौन सा H2O मॉलिक्यूल को हटाएगा? जो हटने लायक होगा। हटने का लायक होगा मतलब कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करेंगे तो जो H2O मॉलिक्यूल स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा वही हटेगा, मतलब जो आयोनाइजेशन स्फीयर में होगा। तो जब इस कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन करवाया गया कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तो नो H2O मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड। तो इस कॉम्प्लेक्स से कोई H2O मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकल रहा था। तो इसका मतलब हुआ कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, मतलब आयोनाइजेशन स्फीयर में, यहाँ कोई H2O का मॉलिक्यूल नहीं है। लेकिन जब इसका रिएक्शन करवाया गया तो एक मॉलिक्यूल निकला, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O एलिमिनेटेड। और उसी प्रकार से जब इसका रिएक्शन करवाया गया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, तो देखो यहाँ 2 है तो यहाँ से 2 मॉलिक्यूल हट गए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O आर एलिमिनेटेड। 2 मॉलिक्यूल H2O के बाहर हो गए यहाँ से। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे जो है हम लोग बोलेंगे कि ये सारे हाइड्रेट आइसोमर्स हुए, रीजन कि H2O मॉलिक्यूल का जो है यहाँ एक्सचेंज हो रहा है। अब ऐसा करने से देखो कलर भी अलग हो गया। कॉन्क H2SO4 के साथ करवाए तो अलग अलग H2O का मॉलिक्यूल ये लूज कर रहे हैं। और बाद में जब प्रिसिपिटेशन करवाया गया सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन में डिजॉल्व करने के बाद जो है यहाँ 3 मोल AgCl का प्रिसिपिटेट मिल रहा था। तो 3 मोल AgCl इसलिए मिला, ये तीनों सिल्वर आयन तो सॉल्यूशन से आएगा, तो ये 3 क्लोराइड कहाँ से आए? तो ये जो तीनों आयोनाइजेशन स्फीयर में है। उसी प्रकार से जब इसका रिएक्शन करवाया गया तो यहाँ 2 मोल AgCl का प्रिसिपिटेट मिला, और फाइनली जब इसका करवाया गया तो यहाँ 1 ही मोल AgCl का प्रिसिपिटेट मिल रहा था। तो ये 2 जो रिएक्शंस हुआ ये कंफर्मेशन के लिए है कि ये हाइड्रेट आइसोमर्स हैं या नहीं। एक तो कलर अलग अलग हुआ तो इससे साफ पता चल रहा है कि ये अलग अलग नेचर के हो जाएंगे। फिर जब लोग डिहाइड्रेशन करवाए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, ये तीनों कॉम्प्लेक्स अलग अलग मॉलिक्यूल्स H2O का एलिमिनेट कर रहा है। ये तो एक भी नहीं कर रहा है, ये एक कर रहा है, वो 2 कर रहा है। इसलिए क्योंकि यहाँ आयोनाइजेशन स्फीयर के बाहर एक H2O है, वहाँ 2 है, यहाँ एक भी नहीं था। और फाइनली जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाया गया तो यहाँ 3 क्लोरीन है, ये तीनों आयोनाइजेबल है, तो 3 मोल AgCl का प्रिसिपिटेट मिलेगा। यहाँ से 2 मोल का, कि बाहर 2 क्लोरीन है और यहाँ बाहर 1 है, तो 1 ही मिलेगा। तो ये कन्फर्मेशन है। एग्ज़ाम में जो है बेसिकली डेफिनेशन से आते हैं ऐसे टॉपिक से कि हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या है या हाइड्रेट आइसोमर्स क्या होते हैं, तो ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। इसी को हम लोग सॉल्वेट आइसोमर्स या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। सॉल्वेट मतलब अलग अलग सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट अब इसमें आता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises due to the different
मोड्स ऑफ linkages of ambidentate ligands to the CMI। लिंकेज नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ना, लिंकेज, लिंक कहने का मतलब कि जुड़ना है। तो बोल रहा है कि जो कुछ एम्बिडेंटेड लिगैंड्स हैं, तो एम्बिडेंटेड लिगैंड्स के बारे में हम लोग पीछे पढ़े हैं कि इसमें दो अलग अलग डोनर साइट होते हैं, टू डिफरेंट डोनर साइट्स। लेकिन दो अलग अलग डोनर साइट्स होने के बावजूद एक बार में कोई एक ही डोनर साइट CMI से बॉन्ड बनाता है, मतलब कोई एक ही डोनर एटम से ये लिगैंड सेंट्रल मेटल आयन के साथ जुड़ते हैं। तो बोल रहा है कि वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जिसमें एक एम्बिडेंटेड लिगैंड हो लेकिन वह अपने अलग अलग डोनर एटम से CMI के साथ जुड़ा हुआ हो अलग अलग टाइम में, तो वे कहलाएंगे लिंकेज आइसोमर्स। जैसे बड़ा ही कॉमन सा एग्जांपल है CO NH3 का होल 5 SCN का, यह SCN ही रहने दिया जाए, Cl2, और इसी का फिर ऐसा CO NH3 का होल 5 NCS Cl2। तो यहाँ यह जो है दिस वन SCN थायोसाइनेट आयन, दिस वन, यह है एम्बिडेंटेड लिगैंड। और इस एम्बिडेंटेड लिगैंड में हम लोग देख रहे हैं कि दो दो डोनर साइट्स हैं, एक नाइट्रोजन है दूसरा सल्फर है। तो इस कॉम्प्लेक्स में SCN लिखा हुआ मतलब इस सल्फर जुड़ेगा इस सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट से, तो इसको हम लोग यहाँ से बोलेंगे थायोसाइनेटो। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में हम लोग देख रहे हैं कि NCS लिखा हुआ है, मतलब यहाँ यह नाइट्रोजन जुड़ेगा सेंट्रल मेटल आयन से, तो यह कहलाएगा आइसोथायोसाइनेटो। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशंस दोनों के सेम है, दोनों में एक कोबाल्ट 5 अमोनिया 2 क्लोरीन 1 SCN है। लेकिन अंतर क्या हुआ कि यह जो एम्बिडेंटेड लिगैंड है जिसमें दो अलग अलग डोनर साइट हैं, तो एक बार में यह सल्फर से जुड़ रहा है सेंट्रल मेटल आयन से, एक बार यह नाइट्रोजन जुड़ रहा है। तो एम्बिडेंटेड लिगैंड होने के कारण जब अलग अलग मोड का लिंकेज हो, मतलब अलग अलग डोनर एटम CMI से जुड़े, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को हम लोग लिंकेज आइसोमर्स बोलेंगे, और यह जो फेनोमेनन है यह कहलाएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो इस केस में अब जितने भी एम्बिडेंटेड लिगैंड वाले कॉम्प्लेक्स हैं उन सब में लिंकेज आइसोमेरिज्म हो सकता है। जैसे कोबाल्ट EN का होल 2 NO2 का होल 2 प्लस, और इसी का जब आइसोमर बनाएंगे तो CO EN का होल 2 यहाँ हो जाएगा ONO का होल 2 प्लस। अब यहाँ जो एम्बिडेंटेड लिगैंड है वह क्या है, नाइट्राइट आयन है, जाहिर सी बात है, दिस वन, ऐसे हम लोग लिखते हैं इसको। इसमें दो डोनर साइट है, एक नाइट्रोजन और एक ही नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन। तो यदि यह नाइट्रोजन जुड़ता है तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रो, मतलब यहाँ यह कहलाएगा नाइट्रो। लेकिन यह ऑक्सीजन जुड़ता है तो ये कहलाता है नाइट्राइट, या इसी को नाइट्रिटो N और नाइट्रिटो वो हम लोग लिखते हैं, तो लिखा हुआ है आगे यहाँ। समझ रहे हो बात को? तो यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोई एम्बिडेंटेड लिगैंड है तो वह एम्बिडेंटेड लिगैंड अपने अलग अलग डोनर एटम से CMI के साथ कंबाइन करेगा, जुड़ेगा, और इस तरह से जो है आइसोमर्स मिलेंगे, वे कहलाएंगे लिंकेज आइसोमर्स। तो आयोनाइजेशन आइसोमर्स देखे हम लोग, हाइड्रेट देखे, लिंकेज देखे। अब इसके आगे हम लोग पढ़ें। तो लिंकेज के बाद नेक्स्ट इसमें है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोला है कि दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म
type of isomerism arises due to the exchange of ligands between two coordination spheres of cationic anionic कॉम्प्लेक्स। कि यदि कोई केटाइनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये केटाइनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं तो नॉमेनक्लेचर में इसको हम लोग देखे हैं। बोल रहा है कि यदि कोई केटाइनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स में जो दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स हैं, ये दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स के लिगैंड आपस में एक्सचेंज कर जाए, माने केटाइनिक वाला चला जाए एनायनिक के पास, एनायनिक वाला आ जाए केटाइनिक के पास, तो ऐसे ही आइसोमर्स को कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बोलेंगे, या फिर यह जो फिनोमिनन है वह कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। जैसे AgNH3 का होल 2 और AuCN का होल 2, यह केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, एक प्लस होता है, या एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, एक माइनस होता है। तो ये पूरा केटाइनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ। इसी को जब हम लोग ऐसे लिखेंगे AuNH3 का होल 2 और यहाँ हो जाएगा AgCN का होल 2। तो देखो यहाँ जो केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, उस केटाइनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन है सिल्वर और इसके साथ है अमोनिया। लेकिन यहाँ जो केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है इसमें सेंट्रल मेटल आयन आ गया गोल्ड, और लिगैंड तो वही है लेकिन सेंट्रल मेटल आयन यहाँ क्या आ गया गोल्ड। तो आप बोलोगे कि सर देखने से तो लग रहा है कि सेंट्रल मेटल आयन एक्सचेंज किया है, कि NH3 जैसे यहाँ था वैसे ही यहाँ है, लेकिन यहाँ सिल्वर है और यहाँ गोल्ड है, तो एक्सचेंज तो किया है या सेंट्रल मेटल आयन, कि जो पॉजिटिव चार्ज का सेंट्रल मेटल आयन है वो चला गया नेगेटिव वाला में, और जो नेगेटिव वाला है वो आ गया पॉजिटिव में। तो आप बोल रहे हो कोई लिगैंड एक्सचेंज करेगा, तो नहीं, एक्सचेंज लिगैंड ही करता है। देखो कैसे करेगा, आप क्या करो कि CN को यहीं लेकर के आओ, मतलब ऐसे लिखो, लिगैंड को एक्सचेंज करो, तो ये हो जाएगा AgCN का होल 2, अब इस पर आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा AuNH3 का होल 2, इस पर आ जाएगा प्लस। तो अब तो लिगैंड एक्सचेंज किया ना, लेकिन जब लिगैंड एक्सचेंज किया तो अब यह सिल्वर बन गया है नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, मतलब एनायनिक कॉम्प्लेक्स, और ये गोल्ड वाला बन गया है केटाइनिक कॉम्प्लेक्स। फॉर्मूला लिखने का तरीका है कि पहले केटाइनिक वाला होगा और बाद में एनायनिक वाला होगा, इसीलिए इसको पहले लिख दिया गया और इसको बाद में लिख दिया गया है। तो एक्चुअली एक्सचेंज होता है लिगैंड्स का ही, लेकिन लिखने के दरमियान जो है केटाइनिक कॉम्प्लेक्स को हम लोग पहले लिखते हैं, इसलिए देखने में लगता है कि यहाँ लिगैंड एक्सचेंज नहीं किया है, बल्कि एक्सचेंज कौन कर गया है, सेंट्रल मेटल आयन, जबकि रियलिटी ऐसा नहीं है, लिगैंड ही एक्सचेंज करते हैं। याद रखोगे बात को। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे CO इनका होल 3 प्लस होता है इस पर, इसी का क्रोमियम का लिखोगे CrC2O4 का होल 3 माइनस, केटाइनिक एनायनिक हुआ, इसी में एक्सचेंज कर दो, CrEn का होल 3 पर 3 प्लस, और यहाँ हो जाएगा COC2O4 3 पर 3 माइनस। तो यहाँ भी देखो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में जो है कोबाल्ट के साथ अभी 3 डायमीन है, लेकिन यहाँ क्रोमियम के साथ आ गया, नेगेटिव में यहाँ क्रोमियम के साथ ऑक्जेलेट है, जबकि यहाँ कोबाल्ट के साथ आ गया, तो लिगैंड का एक्सचेंज हुआ। उसी प्रकार से CuNH3 का होल 4 2 प्लस होता है, और इसी के साथ वो PtCl4 पर 2 माइनस, यहाँ 2 माइनस होता है, तो इसी को एक्सचेंज करके लिख दो PtNH3 का होल 4, ऑब्वियसली इस पर 2 प्लस रहेगा, और यहाँ हो जाएगा CuCl4 पर 2 माइनस। तो यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है। तो यदि किसी केटाइनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स में दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स के बीच लिगैंड एक्सचेंज करे, लिगैंड एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर से दूसरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जाए, तो इसी को जो है हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स या फिर फेनोमेनन कहलाएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म।
इसी को कोऑर्डिनेशन स्फीयर आइसोमेरिज भी कभी कभी हम लोग बोलेंगे या बोलते हैं, किताब में देखोगे कोई को बुक में। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आइसोमेरिज का मतलब यही हुआ कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगैंड का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, इसलिए कहलाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर आइसोमेरिज। नेक्स्ट है इसमें कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज तो बोल रहा है कि दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज arises due to the different distribution of non-bridging ligands, different distributions of non-bridging ligands around the two metal ions in a डाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। पीछे नॉमेनक्लेचर में डाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के बारे में भी हमने पढ़ा है कि जिसमें दो दो मेटल आयंस हो, दो दो सेंट्रल मेटल आयंस हो, तो वैसे कॉम्प्लेक्स को जो है डाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। अब बोल रहा है कि एक डाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में जो दो सेंट्रल मेटल आयंस हैं, यदि उन दोनों सेंट्रल मेटल आयंस में लिगैंड का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो तो वही कहलाएंगे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो ऐसा एक कॉम्प्लेक्स है CO OH, यहाँ भी CO NH3 का होल 2 Cl2 2+, और इसी का एक हम लोग लिखें ऐसा NH3 का होल 3, यहाँ एक Cl लगा दें, CO OH यहाँ CO, फिर NH3 का होल 3 Cl 2+। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स का केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन सेम है। दोनों में देखोगे तो 2 कोबाल्ट है, 4 और 2 6 अमोनिया है, 2 OH है, 2 क्लोरीन है, यहाँ भी वही चीज़ है। लेकिन यह जो सेंट्रल मेटल आयन है कोबाल्ट, इसमें अभी 4 लिगैंड है केवल NH3। लेकिन यहाँ देखो, अब इसमें 3 NH3 और एक क्या आ गया Cl। उसी प्रकार से यहाँ देखो, यहाँ जो सेंट्रल मेटल आयन है इसमें से 2 लिगैंड है NH3 और 2 लिगैंड है Cl। लेकिन अब यहाँ देख लो, 3 लिगैंड हो गया NH3 और 1 लिगैंड हो गया Cl। तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सेंट्रल मेटल आयन के अगल बगल जो है लिगैंड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिफरेंट हो गया। तो इसी को हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज। अब इसमें से इस कॉम्प्लेक्स को आप लोगे तो इसको इक्वली 2 भाग में बांट सकते हो। देख लो, कोबाल्ट OH 3 अमोनिया 1 Cl, कोबाल्ट OH 3 अमोनिया 1 Cl। लेकिन इसको बांटोगे तो नहीं होगा, कोबाल्ट OH 2 अमोनिया 2 Cl, कोबाल्ट OH 4 अमोनिया। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलेंगे अनसिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स, जिसमें आधा आधा बांटने पे अलग अलग चीज़ मिल रहा हो और इसमें दोनों सेम मिल रहा है, तो ऑब्वियसली ये कहलाएगा सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स ऐसे। और ये दोनों एक दूसरे के कहलाएंगे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। एक था इसके पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर कि उसमें 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच लिगैंड एक्सचेंज कर जा रहा था। यह है कोऑर्डिनेशन पोजीशन, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगैंड का पोजीशन अलग अलग होगा कि यहाँ 4 लिगैंड का पोजीशन इस कोबाल्ट के साथ है, यहाँ 3 ही रहा, एक चला गया दूसरे के साथ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज। याद रखोगे, जो हमेशा पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के लिए होगा, मतलब कि एक डाइन्यूक्लियर या बाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के लिए होना है। नेक्स्ट इसमें है लिगैंड आइसोमेरिज। लिगैंड आइसोमेरिज, देखो कुछ लिगैंड्स हैं जो आइसोमेरिक होते हैं, आइसोमेरिक लिगैंड्स। आइसोमेरिक लिगैंड्स जैसे कि मान लो 2 लिगैंड यहाँ हम लिखते हैं CH3 CH NH2 CH2 NH2।
दिस इज प्रोपाइलिन डाइएमीन, शॉर्ट में इसको हम लोग PN लिखेंगे, प्रोपाइलिन डाइएमीन PN। और इसी का एक आइसोमर है CH2 NH2 CH2 फिर CH2 NH2, दिस इज ट्राइमिथाइलिन डाइएमीन, इसको हम लोग लिखेंगे TN। IPSC नाम से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हो। दिस इज प्रोपेन 1,2 डाइएमीन और ये हो गया 1, 2, 3 प्रोपेन 1,3 डाइएमीन। तो साफ साफ देख रहे हो कि दोनों एक दूसरे के क्या हुए आइसोमर्स, जिसमें NH2 का पोजीशन चेंज कर रहा है। तो ये दोनों आइसोमेरिक लिगैंड्स हैं। अब यदि ये दोनों आइसोमेरिक लिगैंड्स किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होगा तो जाहिर सी बात है कि उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी आइसोमर होगा। मतलब यदि हम लोग एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसा लिखें CO PN का होल टू Cl2 प्लस, और एक लिखें CO TN का होल टू Cl2 प्लस, तो इसमें से जो PN और TN हैं ये दोनों एक दूसरे के आइसोमेरिक लिगैंड्स हैं, इसीलिए ये दोनों कॉम्प्लेक्स को यहाँ बोला जाएगा लिगैंड आइसोमर्स। क्या बोलेंगे? लिगैंड आइसोमर्स। जिसमें आप कोऑर्डिनेशन दिखाओगे तो देखो ऐसे होगा, कोबाल्ट है, इसमें आप 2 क्लोरीन को दिखा दोगे, और यह जो PN है दिस वन है प्रोपाइलिन डाइमीन, तो इसको आप ऐसे दिखाओगे, एक NH और एक यहाँ दिखा दो NH2। और कैसे जुड़ा हुआ है? NH2 से जुड़ा हुआ है CH2, फिर NH से जुड़ा हुआ है CH, और यहाँ लगा दो CH3। सेम इधर भी हो जाएगा, NH2 फिर इससे CH2 CH, फिर यहाँ NH जुड़ जाएगा और इसमें हो जाएगा CH3। तो यहाँ ऐसा लिंकेज है। लेकिन इसी को आप TN के साथ दिखाओगे तो ऐसे जाएगा, कोबाल्ट 2 Cl, और यहाँ इसको ऐसे दिखाना होगा NH2 और बीच में देखो 3 CH2 है, तो 1 2 या 1 2 एक और दिखा दो ऐसे करके 1 2 3, या डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी लिखते हैं NH2 और यहाँ लिख दो डायरेक्ट TN, समझ जाओगे। तो यदि आइसोमेरिक लिगैंड्स हैं, आइसोमेरिक लिगैंड्स क्या है, कैसे होगा, ये तो समझ गए। तो आइसोमेरिक लिगैंड्स यदि उसमें है तो फिर उस केस में वे कॉम्प्लेक्स भी आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, और जो आइसोमेरिक फॉर्म होगा या फिर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आइसोमर्स यहाँ बनेंगे वही कहलाएंगे लिगैंड आइसोमर्स। तो इसके लिए लिगैंड जो है आइसोमेरिक फॉर्म का होना चाहिए तब। उसी प्रकार से एक अंतिम है इसमें, पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमेराइजेशन आइसोमर्स आर नॉट रियल आइसोमर्स, दीज आर नॉट रियल आइसोमर्स। क्यों नहीं है? आइसोमर्स में हमने पढ़ा था कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, लेकिन पॉलीमेराइजेशन आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होगा सेम, बल्कि इसमें क्या होगा, सेम इम्पिरिकल फार्मूला होगा, सेम इम्पिरिकल फार्मूला होगा, बस इतना जानना है। वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या वैसे आइसोमर्स जिनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो, हालांकि आइसोमर्स का डेफिनेशन है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, लेकिन इसमें एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा, इसलिए बोल रहा है कि ये रियल आइसोमर्स नहीं होते हैं। लेकिन चूंकि एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो रहा है इसलिए इसको हम लोग आइसोमर्स की कैटेगरी में रखते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में अंतर तो जानते ही होंगे, जैसे बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, एम्पिरिकल फार्मूला मतलब होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो अभी 6:6 है, इसी का सिंपलेस्ट लिखोगे तो 1:1, मतलब C और H, दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला एंड दिस वन इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो का फार्मूला होता है वह एम्पिरिकल कहलाता है। तो इसके लिए कुछ कॉम्प्लेक्स लिखें, जैसे PT NH3 का होल टू Cl2, फिर एक हम लोग लिखें PT NH3 का होल 4, फिर PtCl4, फिर एक लिखें PT NH3 का होल 4, PT NH3Cl3 का होल 2, और फिर एक लिखा जाए PT NH3 का होल 3 Cl का होल 2,
और PtCl4 का, बस इतना ही। अब ये 4 कॉम्प्लेक्स हम लोग लिखे ना, चारों में देखो ये Pt डबल प्लस आयन कितना है, NH3 कितना है और Cl माइनस कितना है, और फिर इस सब का रेशियो क्या है, तो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें 1 प्लैटिनम है, अमोनिया 2 है, क्लोरीन भी 2 है, मतलब क्लोराइड। इसमें देखोगे तो 2 प्लैटिनम है, 4 है अमोनिया और 4 है क्लोरीन। इसमें देखोगे तो 1 प्लैटिनम यहाँ और 2 यहाँ है, मतलब 3 है, और 4 और 2 6 अमोनिया, 3 दूना 6 क्लोरीन। वैसे यहाँ भी 2 प्लैटिनम और एक यहाँ 3 अमोनिया हो गया, 3 दूना 6, क्लोरीन 4 और 2 6। अब रेशियो निकालो तो इसमें रेशियो होगा 1:2:2। यहाँ भी तो ये होगा 2 4 4 है तो सिंपलेस्ट तो 1:2:2। यहाँ 3 6 6 है तो 1:2:2 और यहाँ भी 1:2:2। तो देखो सबका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो सेम हो गया। अब एम्पिरिकल फार्मूला सबका क्या हो जाएगा, Pt NH3 का होल टू Cl2। ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला, सिंपलेस्ट फार्मूला। तो सब में एम्पिरिकल फार्मूला यही है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगे इन सब का, इसलिए ये कहलाएंगे एक दूसरे का पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स, और यह फेनोमेनन कहलाएगा पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। तो इस तरह से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जितने भी थे सबको हमने काफ़ी डिटेल से बताया, नोट्स में सारे मेंशन्ड हैं। एग्जामिनेशन के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वह है आयोनाइजेशन, हाइड्रेट और लिंकेज। उसके बाद वाले रेयरली ही पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ यदि सब है सिलेबस में और ये सारे आइसोमर्स हैं, बन रहे हैं, तो इनको पढ़ना है। तो अच्छे से इसको आप नोट से कर लोगे, फिर बाकी आगे जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।